Hello and welcome to the Rumals Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 17th November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article for the day is about India's net zero strategy. So through this article, we'll discuss how India is going to achieve the status of a net zero or a carbon neutral country in the upcoming times. So you must have been aware of the fact that India had in the last COP26, that is the Conference of Parties 26, which was held at Glasgow in Scotland. तो वहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडिया विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2070. तो किस तरीके से क्या रोड मैप यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसी के बेसिस पर एक यहाँ पे सबमिट किया गया है एक स्ट्रेटेजी. ठीक है, स्ट्रेटेजी को कहा गया है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, व्हिच इज बेसिकली टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट द ऑनगोइंग 27 कॉप. ठीक है, जो कॉप 27 में चल रहा है इन द केस ऑफ इजिप्ट में. तो उसी में गवर्नमेंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया ने यहाँ पे बताया है अबाउट द स्ट्रेटेजी दैट इंडिया इज गोइंग टू इंप्लीमेंट इन अचीविंग द नेट जीरो स्टेटस इन 2070. ठीक है, तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फ्रॉम जीएसपी पेपर. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर renewable energy point of view. It has been sourced from the Hindu. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. तो दिस बेसिकली इज स्ट्रेटेजी व्हिच इज गोइंग टू मेक और व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन बिकमिंग अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री इन द अपकमिंग टाइम्स. ठीक है, और टू बी स्पेसिफिक बाय द ईयर 2070. ऑलराइट, तो ये जो स्ट्रेटेजी है दिस हैज बीन डन एट द रीसेंट COP27 ऑफ द UNFCCC, दैट इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो ऑनगोइंग जो अभी COP27 जो कि हाल ही में चल रहा है, तो उसी में इंडिया हैज बेसिकली सबमिटेड इट. ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि बताया गया है. एंड हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड एट द COP27 बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जहां पे उन्होंने बताया है इंडिया रोड टू नेट जीरो के बारे में. सो अभी चलिए बात करते हैं अबाउट दी स्ट्रेटेजी के बारे में, विच इंडिया कॉल्स इट एज द लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. तो दिस स्ट्रेटेजी आर बेसिकली क्वालिटेटिव इन नेचर. यहाँ पे फोकस किया जाएगा इन इक्वालिटी, नॉट जस्ट इन द नंबर्स, एंड आर अ रिक्वायरमेंट इमेनेटिंग फ्रॉम द 2015 पेरिस एग्रीमेंट. तो ये पेरिस एग्रीमेंट के बारे में मैंने बहुत सारे इंस्टेंस में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है. पेरिस एग्रीमेंट इज बेसिकली विच वाज साइंड ड्यूरिंग द COP21 में. तो यहाँ पे बात होता है अबाउट लिमिटिंग और आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्टिंग द राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 2% एंड प्रेफरेंशियली बाय 1.5% एज compared to the pre-industrial levels. तो under the Paris Agreement, the countries must explain. तो यही Paris Agreement में यहाँ पे जो भी सारे countries थे, they basically agreed to explain how they will transition their economies beyond the achieving near-term nationally determined contributions. तो यहाँ पे देखिए ये जो 1.5 डिग्री हो गया, 2 डिग्री जो है यहाँ पे टारगेट है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ कमिटमेंट्स किए जाता है बाय द नेशंस. ठीक है, तो ये सारे जो कमिटमेंट्स है, दिस आर बेसिकली रिलेटेड टू द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस टारगेट कहते हैं इसे, एनडीसी टारगेट. ठीक है, तो एनडीसी अगर हम बात करेंगे, दिस आर बेसिकली दोस टारगेट्स एंड दिस आर बेसिकली एट द हार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंशियल है एज इन रिगार्ड और विद रेस्पेक्ट टू द पेरिस एग्रीमेंट एंड द अचीवमेंट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स. ठीक है, एनडीसीज एम्बॉडी एफर्ट्स बाय ईच कंट्री टू रिड्यूस द नेशनल एमिशन एंड अडैप्ट टू द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. ऑलराइट, और यहाँ पे बताया गया है वर्क टुवर्ड्स द लार्जर क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कटिंग एमिशंस बाय 45% बाय 2030. तो इसी पेरिस एग्रीमेंट में यहाँ पे आप कह सकते हो जो टारगेट्स है, लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अचीव करने के लिए द एमिशन शुड बी कट बाय एटलीस्ट 45% बाय ईयर 2030 एंड ऑल्सो टू अचीव नेट जीरो अराउंड 2050. तो इंडिया ने यहाँ पे जो ईयर है, इट इज नॉट सेट अराउंड 2050. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव सेट द टारगेट एज 2050 ओनली, बट इंडिया हैज एक्चुअली एक्टेड इन अ क्वाइट pragmatic manner, in a practical way, because इंडिया has set the target and around 2070 में. ठीक है, लेकिन अब देखिए इंडिया का अगर हम यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो इंडिया का स्ट्रेटेजी समझने से पहले वी शुड एटलीस्ट लर्न अबाउट इंडिया. ठीक है, बिकॉज इंडिया का बहुत सारा रिक्वायरमेंट आप देखोगे ये फॉसिल फ्यूल से ही होता है. ठीक है, तो वी कैन नॉट जस्ट कमिट कि हम फॉसिल फ्यूल हम छोड़ देंगे, या मान लीजिए कि हम अभी से हम बहुत जल्दी हम नेट जीरो बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इंडिया इज करेंटली एट द फेज ऑफ डेवलपमेंट. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और इंडिया का एक टारगेट भी है टू बिकम अ डेवलप
डेवलप्ड कंट्री बाय द ईयर 2047, है कि नहीं? तो इसी के कारण यहाँ पे इंडिया हैज ऑल्सो केप्ट सम कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है। तो पहला ये भी बताया गया है कि इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इंडिया का ये मानना है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इट्स हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन तो क्यूमुलेटिव आप देखोगे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस ही माना जाता है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ग्रीन हाउस गैसेस का हम यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का जो एमिशन है इट इज क्वाइट मिनिस्क्यूल, ठीक है। और मिनिस्क्यूल इसीलिए कहा गया है बिकॉज इंडिया हैज गॉट अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। 130 करोड़ का अभी तो और भी बढ़ रहा है, तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया हैज बेसिकली गॉट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन who is currently residing in India, but फिर भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एज कम्पेयर टू दी करंट पॉपुलेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो काफी कम मात्रा में हम यहाँ पे ग्लोबल ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है हम ये एमिट करते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पे बताया है कि इंडिया हैज गॉट सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स फॉर डेवलपमेंट। एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज इन द डेवलपिंग फेज नाउ। तो एज सच इंडिया, आप देखो कि डेवलपिंग कंट्रीज में वी कैनॉट जस्ट शिफ्ट कंप्लीटली टू द रिन्यूएबल एनर्जी या टू सोलर एनर्जी, बिकॉज अभी हम इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए नहीं है कि हम डायरेक्टली हम अपना जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसको छोड़ के हम डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग का यहाँ पे इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है ये भी काफी ज्यादा है। इंडिया इज कमिटेड टू परस्यूइंग लो कार्बन स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट एंड इट्स एक्टिवली परस्यूइंग देम एज पर नेशनल सर्कमस्टेंसेस। तो इंडिया ने देखिए बहुत सारा स्कीम भी यहाँ पे लाया है। आप देखोगे अबाउट दी जो यहाँ पे हम अभी प्रमोट करते हैं दी इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पेट्रोल में, हम अभी यहाँ पे प्रमोट करते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, है कि नहीं। तो इंडिया इज डूइंग इट्स पार्ट इन लाइक एमिटिंग और इन कर्बिंग द कार्बन एमिशन, ठीक है। बट देन अगेन यहाँ पे जो भी सर्कमस्टेंसेस है वी हैव टू कीप दैट इन कंसिडरेशन एज वेल। एंड इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो रेजिलियंस का मीनिंग यही होता है द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। तो इस तरीके का एक क्लाइमेट रेजिलियंस एटमोस्फियर बेसिकली इंडिया वांट्स टू डेवलप। तो अगर हम यहाँ पे जो ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है, तो इसका अगर हम बात करेंगे अबाउट दी फीचर्स के बारे में, तो पहला फोकस यहाँ पे बताया गया है फोकस ऑन रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज विद ड्यू रिगार्ड टू एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का जो सिक्योरिटी है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज एनर्जी डेफिसिट कंट्री। इंडिया आदर इंपोर्ट करता है या डिपेंड करना पड़ता है ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो इसीलिए रैशनली हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज दैट वी हैव, ऑलराइट। वी हैव टू वर्क, वी हैव to use them in an efficient manner and also in a judicious manner so that it does not lead to too much of pollution as well. The transition from fossil fuel will be undertaken in a just, smooth, sustainable and all-inclusive manner, ठीक है। तो सारा कुछ हम यहाँ पे नजर में रखते हुए आप कह सकते हैं कि we will be swiftly हम यहाँ पे shift करेंगे, हम यहाँ पे will take up a transition from the fossil fuel to the renewable energy sources, ठीक है। But it cannot be taken up haphazardly because India का development के बारे में भी there's a question, right? The strategy will promote increased use of biofuel। तो हम यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे, will be basically using biofuel, especially ethanol blending in petrol। तो ये काफी न्यूज में रहता है बिकॉज इंडिया का एक टारगेट है कि बाय द ईयर 2025 इंडिया विल बी ब्लेंडिंग 20% यहाँ पे हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, ठीक है। तो कहा जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो पेट्रोल है उसका एफिशिएंसी कम नहीं होता है, और पेट्रोल का जो इतना ज्यादा हम यहाँ पे डिपेंड करते हैं ऑन द फॉरेन नेशन इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम ब्लेंडिंग करके भी अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि इफ यू आर एबल टू रन द व्हीकल्स बाय द ब्लेंडेड पेट्रोल, देन हम लोग का जो यहाँ पे डिपेंडेंस है, फॉरेन डिपेंडेंस है, वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द ड्राइव टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन। हम यहाँ पे देखोगे इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग अप नंबर ऑफ इनिशिएटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अबाउट फेम के बारे में, फेम का मीनिंग है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको पता होगा कि टाटा इज ऑल्सो करेंटली प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इट, ठीक है। एंड द इंक्रीज use of green hydrogen fuel are expected to drive the low carbon development of the transport sector। तो transport sector में because it is believed to be one of those sectors, it's one of those areas which basically leads to global warming, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा emission होता है from transportation, ठीक है। This is the reason why we are basically trying to shift towards आप कह सकते हो कि ये सारा initiative लेके हम transport sector को हम यहाँ पे focus कर रहे हैं for the low carbon development में। India aspires to maximize the use of electric vehicles, as I told you, through FAME
aim basically ethanol blending to reach the 20% by the year 2025 में हम 20% हम blend करेंगे ethanol blending in the petrol and a strong model shift to public transport for passenger and freight. तो करेंटली आपको पता ही होगा कि दिल्ली के केस में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि लोग यहाँ पे अपना व्हीकल यूज ना करें, कि अपना प्राइवेट व्हीकल यूज ना करें, कि दे शुड यूज बेसिकली दोज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज बेसिकली कॉमन फॉर ऑल. ठीक है, ताकि यहाँ पे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, तो हर एक इंडिविजुअल कार से जितना एमिशन हो जाएगा हो रहा है तो उसे भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से टैकल किया जाएगा. ठीक है, The industrial sector will continue in the perspective of आत्मनिर्भर भारत and make in India. तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव लिया जाएगा out of आत्मनिर्भर भारत and the make in India initiatives. India will also focus on improving energy efficiency by the perform, achieve and trade scheme. ठीक है, this is basically a scheme of the Indian government. The national hydrogen mission जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, प्लस विल try to promote hydrogen as a source of energy. The increasing electrification of currently आप कह सकते हो of the vehicles या मान लीजिए of railway, ठीक है, then enhancing material efficiency and recycling and ways to reduce emissions. So these are basically the features which are being mentioned in the long-term strategy of the in order to meet the net zero requirement of India. तो अभी थोड़ा जान लेते हैं अबाउट द नेट जीरो टारगेट के बारे में. अब देखिए, हम जब बात करते हैं नेट जीरो के बारे में या कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो कर देना है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है. ठीक है, तो कार्बन एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और फ्रॉम द व्हीकल्स तो वो तो रहेगा ही ऑब्वियसली, तो वो तो हम जीरो नहीं कर सकते. तो एक तरीके से न्यूट्रल तब होता है, नेट जीरो तब कहते हैं जब जितना हम एमिट कर रहे हैं ना, अगर वो कहीं पे जाके अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है तब उस सिनेरियो को कहा जाता है न्यूट्रलिटी का सिनेरियो. ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट न्यूट्रलिटी, मतलब वी आर बेसिकली फोकसिंग, एक तो हम यहाँ पे जो एमिशन है हम उसे कम करेंगे, हम उसे लिमिट करेंगे. ठीक है, और दूसरा चीज हम यहाँ पे फोकस करेंगे ऑन मेकिंग मोर कार्बन सिंक. कार्बन सिंक वो होते हैं जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, और कार्बन एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है, वो ऑब्वियसली प्लांट्स है. तो कार्बन सिंक जो होता है वो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं ऑफ द फॉरेस्ट, या आप मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ऑफ वेरियस आप कह सकते हो ऑफ दी वाटर बॉडीज एज वेल. ठीक है, तो ये वेटलैंड्स हो गया, फिर आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट वगैरह, तो दीज आर बेसिकली एक्टिंग लाइक कार्बन सिंक्स ओनली. ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इससे हम एक तरीके से हम इनको इन्हेंस करेंगे और प्लस हम जो कार्बन जो यहाँ पे एमिशन है हम उसे भी कम करेंगे. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी इन द अपकमिंग टाइम्स. एंड फॉर इंडिया की केस में इट इज बाई द 2070 में. ठीक है, विच वॉज बेसिकली अनाउंस इन द लास्ट COP26 विच वॉज बेसिकली हेल्ड एट कहाँ पे, ये हुआ था आपका स्कॉटलैंड दैट ग्लासगो में. ठीक है, इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाली G20 समिट के बारे में. तो अभी हम बात करेंगे अबाउट दिस G20 में जो भी समिट चल रहा है. आपको शायद पता होगा कि द PM मोदी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन दिस पर्टिकुलर G20 प्लेटफॉर्म. सो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बात हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे और G20 के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे. सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेंस GS पेपर टू इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. So here as you can see in the picture, the PM of India is interacting with the UK PM, that is Rishi Sunak. तो ऐसा बस इन्हीं के साथ में नहीं, बस ये तो मैंने एक पिक्चर दिया है, बाकी बहुत सारे नेशन के आप कह सकते हो कि लीडर्स के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल जो बाइडेन के साथ भी. सो दिस ये जो G20 का जो समिट है, दिस इज बेसिकली टेकिंग प्लेस एट नुसा दुआ रिजॉर्ट ऑफ बाली में. ठीक है, बाली जो कि एक आइलैंड है ऑफ इंडोनेशिया, एंड दिस इज फॉर द 17th समिट जो कि करेंटली चल रहा है G20 का. हाउएवर द रशियन प्रेसिडेंट जो है विल नॉट पार्टिसिपेट इन द समिट. यहाँ पे G20 में इवन दो रशिया इज अ मेंबर ऑफ द G20 नेशन, बट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वार या जो भी डिस्टर्बेंसेस है उसके कारण रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे खुद फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, और रशिया को रिप्रेजेंट करेगा द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, दैट इज सर्जी लावरोव. ऑलराइट, द समिट विल फोकस ऑन द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड टैकलिंग द फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी दैट हैज बीन सीवियरली इंपैक्टेड बाय द रशियन वॉर इन यूक्रेन. तो देखिए, पहले हम जान लेंगे G20 के बारे में, उसके बाद हम इस समिट के बारे में बात करेंगे. तो G20 यू शुड नो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1999 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, नो इट वाज एस्टैब्लिश एज एन एक्सेप्टेबल मीडियम बिटवीन द एलिटिस्ट G8 या G7. अभी तो 2014 के पहले इट वाज G8, बट 2014 के बाद आफ्टर रशिया जब इन्होंने एनेक्स किया था क्रीमिया को, तो उसके बाद रशिया हैज बिन एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 8. तो करेंटली आप देखिए G8 था, रशिया को निकाल दिया गया था 14 में, और यह अभी G7 है. ठीक है, सो ये G7
और OECD का एक ये मीडियम है. OECD का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इट वाज परसीव्ड टू बी मोर यूनिफाइड ग्रुप एंड ओवर द ईयर्स इट हैज बिकम अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड एगलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो ग्रुपिंग है इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द 20 टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, दे आर द मेजर, आप कह सकते हो द गवर्निंग जो भी नेशंस है ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सबसे पावरफुल नेशंस हम कह सकते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी, particularly after the global financial crisis and the banking collapse of the year 2008. तो फाइनेंशियल क्राइसिस आपने सुना होगा शायद ऑफ द ईयर 2007 to 8, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहा जाता है. इट वाज अ वेरी सीवियर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस व्हिच वाज द मोस्ट सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के टाइम का. ठीक है, तो G20 कंट्रीज में अगर आप देखोगे इट कंप्राइजेस ऑफ 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. ठीक है, एज आई टोल्ड, जो टॉप मोस्ट जीडीपी यहाँ पे आपको मिलेगा ऑफ द वर्ल्ड, देन 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 66% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. इट शुड बी ऑल्सो नोटेड दैट इन द कमिंग ईयर द ट्रॉइका ऑफ G20 जो है इट विल बी मेड अप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर द फर्स्ट टाइम विद इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील. तो देखिए ट्रॉइका का मीनिंग क्या होता है. यू शुड नो दैट द प्रेसिडेंसी जो है इस बार का जो प्रेसिडेंसी है इट इज विद इंडोनेशिया. नेक्स्ट ईयर जो ये साल होगा 2023 में, तो इस नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है इट विल बी विद इंडिया. ठीक है, सो द प्रेसिडेंसी क्या होता है ऑफ द G20, इट रोटेट्स एवरी ईयर अमंग इट्स मेंबर्स विद द कंट्री दैट होल्ड्स द प्रेसिडेंसी वर्किंग टुगेदर विद इट्स प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. ठीक है, तो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जबकि यहाँ पे इंडिया के साथ जब रहेगा यहाँ पे प्रेसिडेंसी. ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, इंडिया विल नॉट जस्ट वर्क अलोन, इंडिया विल बी वर्किंग विद इट्स प्रेडिसेसर, दैट इज यहाँ पे करेंट जो ईयर है तो इंडोनेशिया के साथ भी यहाँ पे रहेगा, और सक्सेसर हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्राजील के साथ. ठीक है, तो ये तीन कंट्रीज को जो करंट जो यहाँ पे मेंबर है या प्रेसिडेंट है, उसके बाद आप कह सकते हो जो प्रेडिसेसर है जहाँ पे पहले समिट हुआ था उसके बाद जहाँ पे होगा, तो दिस पर्टिकुलर जो ये तीन कंट्रीज है उनको ट्रॉइका कहा जाता है. ठीक है, ट्रॉइका ऑफ द G20. सो करेंटली आप देखोगे मतलब इंडिया, मतलब आप कह सकते हो कि इस साल में अगर हम बात करेंगे इट वाज विद इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया. ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया में अभी हो रहा है, इटली में लास्ट साल हुआ था, और इंडिया में यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर है तब होगा. ठीक है, लेकिन जो इस साल के बाद आफ्टर इंडोनेशिया रिलीजेस इट्स प्रेसिडेंसी, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ट्रॉइका होगा इट इज बेसिकली विद द इंडोनेशिया, इंडिया. ठीक है, जहाँ पे हो रहा होगा इंडोनेशिया दैट इज प्रेडिसेसर एंड ब्राजील दैट इज सक्सेसर. तो 2024 में ब्राजील के साथ रहेगा G20 का प्रेसिडेंसी. तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे ये जो कंट्रीज है इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, दिस आर द डेवलपिंग कंट्रीज, है कि नहीं. अब ये डेवलपिंग कंट्रीज भी है एंड यू शुड नो दे आर ऑल्सो द मेजर, आप कह सकते हो दे आर बेसिकली रिप्रेजेंट ग्लोबल साउथ. ठीक है, दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ एक्चुअली इंडिकेट्स द डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, बिकॉज द साउथ में आपको नॉर्मली जो यहाँ पे आप देखोगे द डेवलपिंग कंट्रीज जो है आपको साउथ में मिलेगा. तो ये ग्लोबल साउथ यू कैन सी इन द ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा. तो पर्टिकुलरली जब ये इंडिया के पास आ जाएगा प्रेसिडेंसी, इंडिया यू नो कि इट इज द चैंपियन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज में काफी एक शिफ्ट यहाँ पे नजर आएगा इन द अपकमिंग ईयर. सो एजेंडा देखिए 17 जो समिट था जो करंट ईयर है, तो इसमें क्या है, तो मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. मोटो इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. द रिप्रेजेंटेटिव देखिए हर साल में आप देखोगे जो भी यहाँ पे मुद्दा होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि इस साल का जो ये प्रेसिडेंसी था इट वॉज विद इंडोनेशिया. तो इंडोनेशिया डिसाइड करता है कि क्या क्या मुद्दे पे क्या क्या बात होगा. ठीक है, क्या क्या यहाँ पे चर्चा होगा. तो इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो बात हुआ था इट वॉज अबाउट दी जो एरियाज था, जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, द एरियाज ऑफ डिस्कशन वॉज बेसिकली फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, देन हेल्थ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये सारा एरियाज में दिस हैव बेसिकली बीन फोकस इन द करंट समिट में. सो मोर ओवर, और नेक्स्ट ईयर जो यहाँ पे होगा तो ये सारा जो मुद्दा होगा ये ऑब्वियसली इंडिया विल डिसाइड, राइट. सो मोर ओवर द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट दैट इज मिस्टर जोको विडोडो विल आल्सो लीड द गेस्ट टू तामान हुतान राया. अब ये क्या है, दिस इज बेसिकली मैनग्रोव. ये इंडोनेशिया का एक मैनग्रोव है. जैसे कि मैनग्रोव इन द केस ऑफ इंडिया ये पाया जाता है इन दी कोस्टल एरियाज में पाया जाता है इन सुंदरबन में. ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर जो ये मैनग्रोव है इट वॉज रिस्टोर्ड थ्रू अ 30-year प्रोजेक्ट कवरिंग अराउंड 700 acres. तो यहाँ पे विजिट किया जाएगा. दिस इज द फर्स्ट G20 समिट आफ्टर द रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड कंसिक्वेंट वेस्टर्न सैंक्शन. तो रशिया देखिए यूक्रेन का जो ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट है, तो इसकी वजह से आप देखोगे नंबर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन बेसिकली प्लेस सैंक्शंस ऑन रशिया. तो इसमें क्या हो गया, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है तो वो हैम्पर हुआ है. बहुत ज़्यादा फूड जो सिक्योरिटी है तो वो भी थ्रेटन हो चुका है. आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्राइसेस राइज हो रहा है ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स ऑफ द व्हीट्स वगैरह. ठीक है,
तो इसमें क्या हो चुका है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज यहाँ पे कोऑपरेशन का बात होगा, कोऑर्डिनेशन का बात होगा. दिस समिट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया एज इंडोनेशिया विल हैंड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर द अपकमिंग ईयर टू इंडिया ओनली. ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये समिट होते ही दिसंबर के महीने में यह आ जाएगा इंडिया के पास में, एंड नेक्स्ट ईयर का जो प्रेसिडेंसी है इट विल बी विद इंडिया ओनली. इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ऑल्सो स्पेल आउट द एजेंडा फॉर द अपकमिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. क्या क्या यहाँ पे एजेंडा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जो अब देख रहे हैं एजेंडा के बारे में, तो एजेंडा यहाँ पे मोदी जी बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर का एजेंडा क्या रहेगा. इट इज स्पेकुलेटेड दैट इंडिया विल फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, एंड ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोकस हो गए डेवलपिंग कंट्रीज में रहेगा. एंड द प्रॉब्लम इट इज फेसिंग ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशंस लाइक फूड एंड फ्यूल शॉर्टेजेस. तो ये शॉर्टेजेस, फ्यूल शॉर्टेजेस आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस वगैरह, इसकी वजह से ही यहाँ पे बहुत सारा टेंशन भी हो रहा है. ठीक है, तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे एक न्यू स्पीसीज ऑफ कैटफिश has been discovered from Palisi. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. It can be important for our prelims and from mains it can be important from GS paper 3 science and technology point of view. It has been taken from the Arunachal Times. So as you can see in this picture, this is the picture of the new catfish or the species which have been discovered from Palisi, which is basically a village in West Kameng district. ठीक है, अब जो जीनस है, जीनस का नाम है Parachiloglanis, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अब ये डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर डिस्कवर किया गया, डायरेक्टली पूछेगा. एंड द रिसर्च टीम फ्रॉम द RGO, ठीक है, RGO ने बेसिकली फाइंडिंग्स किया हुआ है. तो ये टीम में ये सारा मेंबर्स पाया जाएगा आपको, who have described the new species taxonomically and designated it as Parachilognalis palisgenesis. ठीक है, I'm very sorry about the pronunciation, this is quite a tough word, ठीक है, for me to pronounce. Anyways, ये भी याद कर लीजिएगा. ठीक है, the discovery of the new species has been published in the reputed journal of Italy Aqua बोल के International Journal of Entomology. ठीक है, तो यहाँ पे this things are important, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, this names को डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, और अभी देखिए there are no more articles from Arunachal Pradesh because on account of the नेशनल प्रेस डे के कारण आई थिंक द ऑफिसेस वर क्लोज, तो इसीलिए आई हैव नॉट गॉट एनी न्यू एडिशन ऑफ द अरुणाचल टाइम्स. दिस इज द रीजन व्हाई आज के लिए यही पे रहेगा ऑफ द अरुणाचल समिट. ठीक है, और बाकी जो भी अपकमिंग न्यूज़ होगा ऑब्वियसली मैं वो कवर करता रहूंगा. एंड दिस वर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आर, तो पहला यहाँ पे बात पूछा गया अबाउट दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन पार्टिकुलर ऑब्वियसली इट कैन प्लेस इन द 9th शेड्यूल, तो ये पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी. ठीक है, नॉर्मल तो ऐसे एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यस इन सर्टेन कंडीशंस अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो इसे एग्जामिन किया जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. उसके बाद 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट वाज कमिंग ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द फॉलोइंग कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आसियान, दैट इज Mauritius, which is not a member of the ASEAN groupings. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.